गुड इवनिंग सृष्टि। अबाउट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आज है। आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। मेरी यस मैम। अभी ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। अबाउट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका जी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। हमारे साथ अमित सर हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे। आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं? मेरे पास आपकी आवाज़ सही आ रही है, कैंडिडेट की नहीं आ रही है। यस सर, अभी मुझे भी नहीं आ रही। सृष्टि, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है क्या? हेलो। जी, आ वॉइस रही है जा रही है आवाज? आपको? जी मैम आ रही है। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। ओके, स्टार्ट करें? बिल्कुल मैम। ओके, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। गुड आफ्टरनून। अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? राजी, आवाज़ आई जो मैं बोला आपको, जो मैंने बोला अभी? आई थिंक इनका नेटवर्क इशू है। पॉज हो, वीडियो भी पॉज हो गया इनका। हम्म। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आपकी तो आ रही है। इनका आई थिंक नेटवर्क इशू है। सृष्टि, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्लीज ऑन योर कैमरा। अभी आपका वीडियो प्रॉपर शो हो रहा है। रिलैक्स रहिए आप बोलिए कुछ। वॉइस चेक करते हैं। मैम मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम पे वीडियो बार बार अटक रहा है। इट्स नेट का इशू नहीं हो रहा है इसमें। टेलीग्राम में इशू अच्छा। आ रहे हैं। अच्छा, मैम मैं गूगल तो मीट का लिंक शेयर कर दूं क्या? उसमें बेटर हो सकता है। सर, अगर इनका वीडियो ऑफ करा के करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आ रही है? सॉरी सर। ये जैसे हो रहा है वैसे कर दीजिए, अगर वीडियो पे और नहीं कर रहे सकते तो ऑडियो पे कर दीजिए। अच्छा, तो सृष्टि, आपका वीडियो अभी तो ऑफ वीडियो करके अगर देखते हैं। अभी तो वीडियो आ रहा है। अभी तो वीडियो आ रहा था जी इनका सर। सही। हाँ, सृष्टि अभी ऑन कर लीजिए आप, अगर देखते हैं। अगर होता तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। जी मैम मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर की आवाज बहुत धीमी आ रही है। आई थिंक वो वॉल्यूम का कुछ इशू तो नहीं है? नहीं, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको प्राची? यस सर। अभी आई सृष्टि आपको? अच्छा। जी मैम बेटर है थोड़ा। ओके। ओके। यस चलिए सर, ठीक है, कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी सर। सर मैंने स्कूलिंग एक सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल से कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन लॉ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से कंप्लीट किया। और
कॉलेज के टाइम पे सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थी जिसका नाम है IDIA, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी थ्रू इंक्रीजिंग एक्सेस। एंड उसमें काम करने के दौरान ही मेरी जो रुझान है वो सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा, और मैंने तब तब से लेकर के अभी तक मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हूँ। और हाल ही मैंने आप लास्ट ईयर एक PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ स्टार्ट किया है। आपने लॉ कब फिनिश किया? सर 2020 में। 2020 में। तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इसमें? नहीं सर, मेरा सिर्फ एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हुआ था, दैट इज सब रजिस्ट्रार। तो आपका इंटरव्यू सब रजिस्ट्रार के लिए होगा वहाँ पर। आप जी। वाई का वाइकारियस लाइबिलिटी क्या होती है? आ रही है? हेलो? सर आपका आ रहा है। सृष्टि, अगर आपको वॉइस जा रही है तो आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। अभी आप बोलिए कुछ, वॉइस चेक करते हैं आपकी। हेलो हाँ, वॉइस मैम, आ रही है आप। मेरी आवाज आ रही है हाँ, मैम? हाँ आ रही है, कंटिन्यू। सर को आ रही है मैम? आ रही है आपकी बात। ठीक है। ठीक मैम है। मैं बोल रही हेलो? थी कि वाइकेरियस लाइबिलिटी एक टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल है, जिसमें किसी भी अनलॉफुल एक्ट के लिए जो होते हैं एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे। ओके। तो आपने एक न्यूक्लियर अभी बिल पास एक्ट बना है, उसका नाम पता है आपको? जी सर, उसका एक्ट है शांति क्या एक्ट। नाम है? उसमें वाइकारियस लाइबिलिटी है? सर उसमें लाइबिलिटी का जो हमारी पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी उसमें जो सप्लायर था उसकी लाइबिलिटी थी, बट अभी जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी पे बात हो रही है। चलिए, आप ये बताइए कि आपने लॉ करा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस जी करी लॉ की कहीं पर कोई? सर, पार्डन प्लीज। आपने लॉ प्रैक्टिस किया है अभी तक कहीं पर? नहीं जी नहीं सर, मेरे को ग्रेजुएशन के बाद एक बॉम्बे की लॉ फर्म से ऑफर था, बट क्योंकि मैंने अपना इंक्लिनेशन पब्लिक सर्विसेज की तरफ हो गया था मेरे कॉलेज डेज में, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। वाई नॉट जुडिशरी? जुडिशरी सर्विस में क्यों नहीं जाएगी आप? सर जुडिशरी भी एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, बट द ओनली डिफरेंस जो मुझे जुडिशरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगा वो ये है कि सर जुडिशरी में हम एट द बैक एंड होते हैं कि जब कुछ क्राइम या कुछ ऑफेंस हो गया है तब जस्टिस प्रोवाइड करना, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिविल सर्वेंट, मैं फ्रंट एंड पे रह सकती हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जस्टफुली एंड फेयरली इम्प्लीमेंट करना, ताकि कोई ऑफेंस हो ही ना, किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन्स हो ही ना। तो मुझे फ्रंट एंड पे रहना ज्यादा सूटेबल लगा अपने लिए। तो फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? सर LLB का फुल फॉर्म लैटिन टर्म्स में लीगम बैचलर्स बोलते हैं, बट इन कॉमन पार्लेंस इंडियन लैंग्वेज में उसको बैचलर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है। तो एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, इनमें क्या डिफरेंस है? राइट सर। सर लॉयर कोई भी इंसान जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है वो अपने आप को लॉयर बोलते हैं। एडवोकेट वो तभी बनता है जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं एंड अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करते हैं। बैरिस्टर से सेम चीज होती है, बट मतलब इट्स द सेम थिंग कि आपको एक किसी कंट्री का एग्जाम पास करना होता है। ये टर्म यूके में यूज होता है। ओके। ठीक है। तो आप बताइए, मैं ये लीगल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जी अदर सर। देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनएलयूज, जो अदर कॉलेजेस हैं, जी वहाँ सर। पे क्या स्टेटस है इस समय?
मैंने सुना वहाँ पे लोग जाते नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं और लॉयर बन जाते हैं, पास कर लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, रेगुलर कॉलेज क्लासेस नहीं कंडक्ट होती हैं। क्या ये बात सही है? सर एनएलयूज के आने से जो लीगल एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज तो हुई है, फॉर्मल एजुकेशन की तरफ मतलब लीगल एजुकेशन को भी माना जाता है। पर सर कुछ जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज है, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लें या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख लें, उसमें आज भी सर लीगल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड वहाँ पे रेगुलर क्लासेस एंड कोर्सेज होते हैं। परंतु सर कुछ ऐसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे लीगल एजुकेशन एक सिर्फ लोग डिग्री के लिए करते हैं, उन जगहों की वजह से लीगल एजुकेशन का आजकल जो नाम है कि वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होती है, वो इसलिए है। बल्कि सर मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे हम एजुकेशन को आगे प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर रहे हैं, फैसिलिटीज बेटर कर रहे हैं, वैसे वैसे लीगल एजुकेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया में जैसे आपने देखा सॉफ्टवेयर के लिए कंपनीज आती है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज अलाउड हैं, ठीक है? जी सर। जी सर। एलपीओज अलाउड हैं इंडिया में? और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? एलपीओ जानती है? एलपीओ जी नहीं सर, आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? जैसे बीपीओ होता है, उसी तरह एलपीओ होता है, लीगल पर्सनल आउटसोर्सिंग। जैसे आपकी इंडिया में फर्म्स है, कोई एक्स एंड एक्स एसोसिएट्स है, ये इंडिया में काम करती है, मगर जी क्या सर। कभी आपने देखा कि बाहर की कोई फर्म आके इंडिया में केस लड़ रही हो, या कोई बाहर की फर्म ने इंडिया में ब्रांच खोला हो जो लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करती है? देखा है आपने ऐसा? एमएनसीज इन लीगल फर्म, आप एक तरीके से ही कह सकते अ, जी नहीं सर, मेरे सॉरी सर, इस विषय में मेरे को नॉलेज नहीं है। हैं। चलिए ठीक। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी सर। सर हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया है। इस प्रोजेक्ट में सर चार मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले गैस एंड सोलर बेस्ड प्लांट बनाना है, एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना है, एक सेंचुरी बनानी है और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है। सर इस पे जो इशू था वो था इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का, कि वहाँ पे जो ग्रेट निकोबार सेंचुरी है या ग्रेट निकोबार जो एरिया है जहाँ पे गैलेथिया बे वगैरह आता है, वहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ की जो लोकल इकोलॉजी है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी क्योंकि हाल ही में एनजीटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, एंड सर ये अप्रूवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बेसिस पे दिया गया है। एंड मेरा मानना ये है कि सर जहाँ डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और इन्वायरमेंट को नहीं, सब कम से कम हार्म का प्रिंसिपल देखना चाहिए। डू यू एग्री दैट कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल भी होनी चाहिए? सॉरी सर, प्लीज पार्डन। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस भी होनी चाहिए। जैसे अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, अगर किसी तमिलनाडु वाले को या फिर अंडमान के किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो ही हैज़ टू कम टू सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचें बना सकते हैं, जैसे हमारी हाई कोर्ट की भी बेंच है, लखनऊ में है और प्रयागराज में है? इस तरीके से क्या बेंचेस बढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की? राइट सर। सर ये इशू रीजनल बेंचेस का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जुडिशल केसेस बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। एंड सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रावधान है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट की सीट किसी और जगह विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट वो वहां पे बना सकते हैं। रीजनल बेंचेस सर बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है वर्कलोड को, जुडिशियल केसेस को कम करने का। लेकिन सर मेरे हिसाब से इसमें एक डिस्क्लेमर होना चाहिए, एक क्लॉज होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बेंच है दैट इज इन न्यू दिल्ली, वहीं पे होने चाहिए। बाकी जो अदर मैटर्स के केसेस होते हैं वो रीजनल बेंचेस में हो सकते हैं सर। कि रीजनिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन केसेस दिल्ली में होना चाहिए? यस सर। व्हाट इज द रेशनल क्या है कि आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट केसेस हैं वो जी दिल्ली सर। में ही होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस यूजुअली रिक्वायर अ बेंच ऑफ 5 जजेस और मोर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो सर वो ज़्यादा फीजिबल होगा, वो ज़्यादा डिजायरेबल होगा कि वो दिल्ली में ही उन केसेस को उन पे सुनवाई और उन पे मेरिट्स इन लॉ पे आर्ग्यू किया जाए। द ओनली रीजनिंग इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में ऑलरेडी सेटअप है उन केसेस के लिए। ओके, यूपी बजट के बारे में बताइए। इस साल का जो बजट है यूपी का, उसमें क्या क्या जी सर। फीचर्स हैं बताइए। सर सबसे पहले तो हमारा बजट का जो टोटल बजट है वो 9.12 लाख करोड़ का है। एंड इस बार सर पिछले सालों में 12% ज़्यादा हमारा बजट आया है। देन सर बजट में कुछ मेन जो पिलर्स हैं उन पे फोकस किया गया है, जैसे सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, विमेन पे फोकस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे है। जैसे एजुकेशन का जो बजट है सर वो 12.4% है, हेल्थ पे हमारा 6% का बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अराउंड 12% का बजट है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज के लिए सर बजट 11% के अराउंड है। एंड सर विमेन रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स आई हैं बजट में, जैसे सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ताकि विमेन अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में नेविगेट कर सके इजिली। सर दिन कन्या सुमंगल योजना को भी हमारे बजट में शामिल किया गया है फिर से। जी सर, मैं अभी ओके, इतना ही सोच पा रही हूँ। कन्या सुमंगला योजना क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान है? जी सर। सर कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की महिलाओं के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्कीम है, जिसमें सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर के उसके ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाने का वादा करती है। परंतु सर इसमें क्लॉज ये है कि जो पैसा है वो तभी मिलेगा जब बच्चे का वैक्सीनेशन होगा और वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने आप को दाखिल करवाएंगे। सर ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है गवर्नमेंट का विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एजुकेशन को बढ़ावा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी की वजह से अपने आप को एजुकेशन से जो एजुकेशन से वंचित रहते हैं। एंड आरटीई के अंडर सर जो एक प्रोविजन है राइट टू फ्री एजुकेशन का फॉर 6 to 14 ईयर्स, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बहुत ही इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। कन्या सुमंगला योजना के अंदर कितना पैसा मिलता है? जी सर। सर जहां तक मैं इंडिविजुअल बोल जहां तक जी, सॉरी सर। वो कितना पैसा मिलता है कन्या सुमंगला योजना में? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर परमिशन हो तो मैं गेस कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज। सर टोटल एक बच्ची पे जो खर्चा है वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो 51,000 है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता कि लड़कों के लिए भी कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए? क्योंकि समाज में शिक्षा का अधिकार तो लड़कों का भी है, वैक्सीनेशन का अधिकार लड़कों का भी है। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है, हमें लड़कों और लड़कियों को बराबर पैमाने में नापना चाहिए। बट सर जैसे हमने हमारे यहाँ ऑल इंडिया एजुकेशन का जो सर्वे होता है उसमें हमने देखा है कि जो लड़कियों का एजुकेशन एनरोलमेंट है, उन पे जो मतलब हेल्थ का एक्सेस है वो थोड़ा सा लड़कों से कम है। इसलिए सरकार लड़कियों और लड़कों को बराबर लाने के लिए हमारे यहाँ स्कीम्स महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बनाई जाती हैं। बल्कि और सर राइट टू एजुकेशन के अंदर अधिकार दोनों को ही है, दोनों जेंडर्स को ही है। ओके, ठीक है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? यूपी सर का फॉर्म? सॉरी सर, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है अभी। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर अभी 75 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट? सर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। ओके, चलिए, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? आप लखनऊ से? जी नहीं सर, मैं कानपुर से। कानपुर से। कानपुर में गुटखा की समस्या काफी है, कई जगह लोग गुटखा खा के थूकते हैं, क्या ये बात सही है? सर ये बात सही है, लेकिन अभी लोगों में जब से हमारी सरकार जागरूक हुई है, जब से हमारे लोग जागरूक हुए हैं, तब से लोगों के अंदर सिविक सेंस थोड़ा सा बढ़ा है, उसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप किसी जिले के जिलाधिकारी बनते हैं तो आप
स्वच्छता अभियान में, खास तौर से जो ऑफिसेज में आप जाते हैं तो वहाँ पर वॉशरूम में गुटखे के, तंबाकू के वो निशान बने रहते हैं, या कहीं भी आप जी पब्लिक सर। प्लेसेस में जाते हैं, ये आप क्या करेंगे? जी सर। सर सबसे पहले तो जो इमीडिएट स्टेप होगा वो उस डिपार्टमेंट के या जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे सफाई कर्मचारियों को जो मतलब सफाई के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो देखने होंगे कि क्या वो नियम कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरा सर, एक सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सफाई रखने की, सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होती है। तो सर सिविक सेंस को बढ़ाने की जरूरत है हमें। सुविधा तो प्रोवाइड कराती है सरकार, लेकिन उस सुविधा को हमें अपने बेटरमेंट के लिए यूज करने के लिए सर हर 100 मीटर पे या फिर हर डिपार्टमेंट की हर बिल्डिंग के फ्लोर में प्रॉपर डस्टबिन होने चाहिए, ताकि लोग कहीं भी कूड़ा या कचरा, कहीं भी पान की पीक ना थूकें। दूसरा सर, सिर्फ सिविक सेंस बढ़ा के जरूरी नहीं है कि लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, थोड़ा सा डेटरेंस भी क्रिएट करना होगा, हमें स्ट्रिक्ट फाइन्स इंप्लीमेंट करने होंगे, लॉ का एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट करना होगा। अच्छा, आप ये बताइए, आपके हिसाब से पूरे इंडिया को क्लीन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, साफ करने के लिए इंडिया को, अगर मिशन मोड पे काम करा जाए कि भाई भारत को स्वच्छ करना है, साफ करना है, तो कितना टाइम लगेगा? अम, सर ऐसे समय में तो इसको सोचना थोड़ा मुश्किल है, परंतु सर अगर हर इंसान, हर सिटीजन जिम्मेदार बन जाए तो ये लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। मुझे ये लगता है कि जो आपने बात बोली है ये बिल्कुल सही है, और यदि हर सिटीजन, हर व्यक्ति सफाई अपनी करे, गंदगी ना फैलाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटे में देश साफ हो जाएगा। क्यों? सर 145+ करोड़ की जनसंख्या है। अगर हर हम्म, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ मिलकर हाथ बटाना, अगर ये भावना सबके अंदर आ जाए तो जरूर हो सकता है सर। जी, चलिए। और आप बताइए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, सर्विस प्रेफरेंस? अच्छा, आपका तो वैसे उसमें है ना, आपने बताया मेरे को पहले। जी सर, जी सर। सब रजिस्ट्रार का काम क्या होता है? सर सब रजिस्ट्रार का काम, जो सबसे मेजर दो काम है सर, वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का, और सर उसके साथ एडिशनल काम जो है वो है मैरिज रजिस्ट्रेशन का भी। ओके, चलिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई फोक डांस है, क्लासिकल डांस, फोक डांस? अ, जी सर, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आपका इंट्रोवर होता है, आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते सर मेरा 28th को इंटरव्यू है, मुझे बस ये जानना है कि मतलब कैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आर दे सेटिस्फैक्ट्री, और किस पे अभी वर्क कर सकते हैं अगले 2 दिन के लिए। हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब आपने जितना वर्क कर लिया है, आप उसी को रिफाइन कीजिए। ठीक जी है। सर। और मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे वो ये पूछेंगे कि आप सिर्फ सब रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल हैं। जी ठीक है। सर। ये सवाल आपका नहीं आएगा, और आप मेरे ख्याल से जब तक ज़रूरी ना हो तो उन्हें कुछ ऐसा बताए भी ना। जी सर। ठीक है। और बाकी अपना आपने लॉ कराया, तो लॉ से आपने 2020 में फिनिश किया है, जी सर। तो वो 6 साल करीब हो गए हैं। हाँ, थोड़ी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, थोड़ी चीज़ नहीं भी याद आएंगी तो चल जाएगा। करंट, जी सर। कंटेम्प्रेरी, सिचुएशन बेस्ड, करप्शन, और इन सब चीज़ों पे आप काम करिए, इन चीज़ों को रिफाइन कीजिए इस समय। अपनी जी सर। परफॉर्मेंस को कैसे बोलना है, जिस हम्म, भाषा में आपसे प्रश्न पूछा जाए उसी भाषा में आप उत्तर देने की कोशिश करें। यदि जी हिंदी में सर। आप, हिंदी आपको आती होगी अच्छे से, है ना? सर कॉन्वर्सेशनल हिंदी आती है, हाँ। नहीं, मान लीजिए वही कह रहा हूँ, अगर आपसे बोर्ड मेंबर हिंदी में सवाल पूछें तो आप ये ना बोलें, नहीं ये ना बोलें कि सर आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम NNU लखनऊ एंड आई एम परफॉर्म माई सो एंड सो, ये चीज़ आप ना बोलें, हिंदी में जवाब दें इस चीज़ का। जो हाँ सर, टर्म जैसे अगर अब हिंदी, मैंने आपको दिया हिंदी में, वैसे ही हम्म, मतलब मैं दे सकती हूँ। हाँ, मतलब वैसे ही बोलिए, आराम से बोलिए, टाइम लेना चाहे टाइम ले लीजिए, आपको सब, आपका आंसर उसमें आते रहेंगे, कोई इशू जी नहीं है। सर। जी सर। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना एक बार देख लीजिएगा। जी ठीक सर, है, बिल्कुल।
क्योंकि आप जी जब सर। बजट बताएंगे, बजट में आप अगर बता रहे हैं तो फिर वो सवाल भी बना जाएगा। ठीक है। सर ये मेरा आप डाउट है, मुझसे एक दो मॉक्स में और पूछा गया है कि यूपी के बजट के बारे में बताइए। तो सर ये मुझे समझ, एक इसका स्ट्रक्चर्ड आंसर समझ नहीं आता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है और किस डायमेंशन में बोलना है। नहीं, आपने सारे डायमेंशन कवर किए। यूपी का बजट 9.12 लाख करोड़ था। इट वाज ए जो लास्ट ईयर से इतना बड़ा ग्रोथ। था। हाँ। ग्रोथ रेट बताया आपने। फिर आपने वो बताया कि किस किस सेक्टर में पैसा दिया है। फिर आप जी सर। चाहो तो करंट अकाउंट डेफिसिट बता सकते हो, एफआरबीएम के अंदर चल रहा है, कोई नई जी पॉलिसी वो बता सर। सकते हो, कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन बन रहे हो वो बता सकते हो। तो जितना आप बता रहे होगे इतने में ही वो बीच में आपको रोक लेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। पाँच ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 मिनट बोल पाओगे यूपी के जी बजट के सर। बारे में। एक आप मेरे ख्याल से 6 7 अगर पॉइंट आप बता देंगे तो हम्म। इसी बीच में उनको रोक लेना चाहिए। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। हम्म। सर बाकी कोई कमी आपको मेरे आंसर्स में या फिर मैनरिज्म नहीं में कुछ लगी क्या? ये मैनेजर देखिए, एक्चुअली कैमरा ऑन था नहीं तो फेशियल एक्सप्रेशन आपके आ नहीं पाते हैं। ठीक जी है। सर। आप हैंड मूवमेंट कर रहे हैं क्या, मतलब इधर उधर हिल रहे हैं, वो पता नहीं चलता। बट एनी वे वट एवर जो मैंने सुना उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। आप आराम से बोलिए, कॉन्फिडेंस होके बोलिए जी और सर। अच्छे से दीजिए। मेन कॉन्फिडेंस वहाँ पे होना चाहिए, डरना नहीं है वहाँ पर। जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल सर। बात कर रहे हो वैसी बात कर रहे हैं। हो सकता है बोर्ड बहुत कॉर्डियल भी होगा, कैजुअल जी भी होगा, सर। बट आप कैजुअल मत होना। आप मतलब कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट को रिलैक्स फील कराने के लिए तो कैजुअल भी हो जाते हैं। तो ओके आप सर। हो सकते हैं मगर होना नहीं है आपको कि ठीक है ना, कि वही बोले हाँ भाई आप क्या करते हैं ये, अरे नहीं सर मैं तो ऐसा कर दी मैं ये हूँ। तो आपको नहीं जी बोलना है, सर। वो बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते लेकिन। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। ओके सर। चलिए। थैंक यू सो मच सर।